एनसीडीएक्स और आईपीएफटी के साथ मिलकर ईटी नाउ स्वदेश कमोडिटी महापंचायत का काफिला लेकर पहुंच चुका है राजस्थान के नोखा मंडी में। नोखा जो मशहूर है ग्वार को लेकर, वहां चर्चा होगी कि कैसे एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इस कमोडिटी में सुरक्षित ट्रेड किया जा सकता है। ग्वार पर अधिक जानकारी दे रहे हैं बिहारी लाल बिश्नोई जी। ग्वार के विषय पे ये बात हो रही है और ये वैसे रीजनल क्रॉप है। ये बहुत कम सीमित क्षेत्र में, हमारा उत्तर पश्चिम राजस्थान का ये क्षेत्र 10-12 जिले और कुछ हरियाणा का क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्र में ग्वार की फसल है। और मोट तो बहुत सीमित दायरे में, जहाँ हमारा ये जो सेमी एरिड जोन 10 जिसको बोलते हैं, चूरू बीकानेर गंगानगर, चूरू बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, तो इन दो महत्वपूर्ण फसलें एमएसपी से बाहर हैं। सिर्फ इसलिए एमएसपी से बाहर कर देना कि ये ह्यूमन एडिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन एडिबल थिंग्स में ये बहुत तरीके से काम आता है। ग्वार गम हो मेडिसिन में काम आता है। प्रोटीन की मात्रा तो 42% इस बीन्स में है। इन दो फसलों की एमएसपी तय हो जाए और रीजनल क्रॉप होने की वजह से अगर बड़े क्षेत्र में इनका सोविंग नहीं होने से अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, तो जिस तरह वेस्ट बंगाल सरकार का एक एग्जांपल भी हमारे सामने है कि जूट एक पर्टिकुलर एरिया की फसल है और उस फसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक जूट कमीशन बना के और उसकी एक रेट निर्धारित की है। उसी तरह का प्रयोग हमारी इन दो रीजनल क्रॉप्स पर, ग्वार और मोठ पर हो जाए। राजस्थान की सरकार भी एक रीजनल क्रॉप को देखते हुए एक स्टेट लेवल पे इस तरह का एक कमीशन बना जाए, ग्वार कमीशन कहें, मोठ कमीशन कहें, तो इन फसलों की एक कुछ ताकत मिले, किसान को संबल मिले। आज हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक दो वैरायटी है, ना तो आईसीआर के वैज्ञानिकों ने, ना आईयूआरए के वैज्ञानिकों ने, ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने इस पर ज़्यादा शोध किया, क्योंकि ये रीजनल क्रॉप हो गई, पूरे देश भर की व्यापक क्रॉप नहीं है। तो इस पर साइंटिस्ट का शोध नहीं होने से कोई डेवलप्ड वैरायटी भी हमारे सामने, किसानों के सामने नहीं आई। उसका भी नतीजा है कि हमारी सोविंग के साथ हमारी इल्ड जो बढ़ सके, कोई हमारी उन्नत वैरायटी आ जाए, किसान को ताकत मिले, ऐसा भी हमारे साथ नहीं है। तो हम सब मिलके, समाज से, व्यापारी वर्ग से, एनसीडीएक्स, हमारा वायदा कारोबारी, सरकार है, साइंटिस्ट, हम सब लोग मिलके ग्वार के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सब बैठे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कमोडिटी महापंचायत की, और कमोडिटी महापंचायत के इस पड़ाव में हम आ चुके हैं राजस्थान के नोखा शहर में। नोखा, अगर इस शहर की अगर बात करें तो बीकानेर जिले का शहर है और करीब करीब 97 साल पुराना, 97 ईयर्स पुराना ये शहर है। और इस शहर की जो मंडी है, नोखा की मंडी है, वैसे तो कई सारी एग्री कमोडिटीज़ के लिए जानी जाती है, जिसमें मूंग, मोठ और सरसों, गेहूं वगैरह की भी अराइवल्स होती है, लेकिन ग्वार के लिए काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि एनसीडीएक्स पर ट्रेड होने वाले ग्वार के लिए डिलीवरी सेंटर भी है। ग्वार सीड और ग्वारगम का जो एडिशनल सेंटर है, इसके लिए भी इसकी पॉपुलैरिटी है। तो आज हम ग्वार की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़े पैनल है, उनसे मैं सबसे पहले आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ भागीरथ जवर साहब हैं नोखा कमोडिटीज़ के, दिलीप कुमार वेद साहब हैं वेद फिनकॉम सर्विसेज से, सुरेश बुरा साहब हैं जेबी मल्टी कमोडिटीज़ से, और साथ ही रमेश अय्यर साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी, आप यहाँ पर एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वायदा बाजार की अहमियत को समझा दीजिए, कितना अहम है और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वायदे बाजार का जो पिछले 21 साल से जो स्थापना हुई है, सन 2003 से, दिसंबर 2003 से अभी देकर गए तो 21 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है अभी तक का। तो अभी तक की जो यात्रा है उसी में हमने दो चीज पूर्ण रूप से देखा है। मूल बात दो चीज हैं। एक तो है कि पहले ये एक तरीके का एक प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। अभी जैसे मान लीजिए आप बीकानेर मंडी बैठे हो, नोखा बैठे हो, देशनोक बैठे हो, यहाँ बैठे हो, जोधपुर बैठे हो, बाड़मेर बैठे हो, गंगानगर बैठे हो, कई मंडियों के अलग अलग रेट होते हैं और रियल टाइम रेट नहीं आ पाता है उस ओवरऑल सेटिंग में। इसको एक तरीके से इस पूरे कमोडिटी को हमने नेशनल लेवल पे लेके गए हैं एक्सचेंज के प्रोसेस के तहत। तो वो प्राइस डिस्कवरी जो हो रही है, अभी देखिए मजे की बात यह है कि प्राइस डिस्कवरी केवल नोखा के या जोधपुर या राजस्थान के मंडी के लोग या मिलर्स नहीं करते हैं, बट इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट, जो वित्तीय पार्टिसिपेंट्स हैं,
वो भी साथ साथ इसके सहयोगी देते हैं और एक तरीके का जोखिम अपने सिर पे उठा लेते हैं, जिसको प्राइस रिस्क का ट्रांसफर कहा जाता है। अभी जैसे हेजिंग का जो इसका जो इसकी जो स्थापना के जो पीछे कारण है, वो एक तरीके का एक हेजिंग प्लेटफॉर्म देना है, चाहे वो किसान के लिए हो या चाहे वो ट्रेडर के लिए, व्यापारी के लिए हो, या चाहे जो ग्वार गम के जो उद्योग मिले हैं उनके लिए हो, या ये जो एंड कंज्यूमर हो, या इवन एक्सपोर्टर हो, एक तरीके अगर सबको वैल्यू चेन में जोड़ा जाए तो। दिलीप कुमार वेल साहब, रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे कैसे इस प्रोडक्ट का वायदा बाजार के टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे माल स्टॉक में पड़ा है तो रिस्क कवर करने के लिए इसको हेज में रखना चाहिए। उससे क्या क्या, और हर महीने कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और मार्जिन तो बताएं तो मार्जिन ज़्यादा है या मार्जिन कम होना चाहिए, और नई कमोडिटी भी आनी चाहिए। इसमें अभी वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये मस्टर्ड है, चना है, सोया ऑयल है। भागीरथ जी, आपको क्या लग रहा है रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत कितनी है कारोबारी लिहाज से? ये लोगों को बता दीजिए, फिर हम अगले दौर की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क को कवर के लिए तो एनसीटेक्स बहुत बड़ा साधन है। आज कोई भी अपना माल पूरा हेज करके इसमें रख सकता है, और जब भी एक्सपोर्ट की डिमांड है तो वापस इसमें हेज करके सप्लाई पूरी कर सकता है। इसके लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। चलिए अब अगले दौर की तरफ चलते हैं। अब आप बताइए क्या क्या सजेशन, सुझाव आप देना चाहेंगे एक्सचेंज को, या एक्सचेंज की तरफ से आप डिमांड रखना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए? पहला तो ये मार्जिन सुझाव है, बड़ा मार्जिन बहुत ज़्यादा है अभी। इसको गड़बड़ के साथ कम ज़्यादा, जैसे ज़्यादा होता है उस हिसाब से कम भी होना चाहिए कंटिन्यू। कम मार्जिन में एमसीएक्स में, गोल्ड सिल्वर में नॉमिनल 5-6% मार्जिन रहता है, तो उस हिसाब से कम मार्जिन करके इसको वॉल्यूम को बढ़ावा दे सकते हैं। और क्वालिटी पैरामीटर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। रमेश अय्यर जी, सर अगर आप देखें तो मार्जिन को लेकर काफी कुछ बड़ा एक सिस्टम होता है जी। एक्सचेंज के साथ साथ एक पूरी अलग टीम होती है, रेगुलेटरी पूरा एनवायरनमेंट होता है। आप बताइए इन दोनों, इनके जो मांग है, एक क्वालिटी पैरामीटर्स को लेके और दूसरा मार्जिन को लेकर। मैं पहले मार्जिन का मुद्दा पहले लेकर आना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो मार्जिन की जो व्यवस्था है, जो मार्जिन की जो सिस्टम है, वो आती है सेबी के रूल्स के तहत। वो एक्सचेंज की अपनी रूल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जैसे अगर 10-12 साल पहले देखा जाए का कार्यकाल देखा जाए तो मार्जिन बिल्कुल 5-6% हुआ करती थी एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री कमोडिटीज में। लेकिन सेबी के नियमों के अनुसार जैसे जैसे जब सेबी ने इस क्षेत्र को टेक ओवर करा तो उन्होंने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में खास तौर पे, या जो कमोडिटी जिसकी कोई इंटरनेशनल लिंकेज नहीं है, उसको उन्होंने मार्जिन, मिनिमम मार्जिन 11% का रखा है। दूसरी बात, जहां तक भगीरथ जी ने क्वालिटी की बात कही, तो ऐसा होता है कि देखिए ये भी देखिए अभी एनसीडीएक्स का जो कार्यकाल रहा है पिछले 21 साल से, वो एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के तहत होता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे ग्वार है, जैसे हमारी कई सारे कमोडिटीज है, हर कमोडिटी के लिए एक कमोडिटी की प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की स्थापना की जाती है, ऑलरेडी की गई है। तो उसमें जैसे ग्वार की बात करें तो किसान संगठन या व्यापारी, जो उद्योग, जो व्यापार मंडी से जुड़े व्यापारी या दूसरे व्यापारी, स्टॉकिस्ट, ग्वार गम के जो मिल्स है या जो कंज्यूमर्स है, सभी को लेकर हम एक कमेटी बना के रखे हैं, जिनके तहत वो क्वालिटी हमें बताते हैं। जो क्वालिटी हमें बताई जाती है उसकी हम उसी की रूपरेखा के अनुसार ही हम आगे कॉन्ट्रैक्ट की जो गुणवत्ता नीति है वो डालते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्वालिटी की बात बार बार आती है, मेरी यही सुझाव रहेगी कि जो अगर मैं नहीं जानता यहाँ से कौन है उस कमेटी में, लेकिन अगर मान लीजिए आप उस कमेटी में उस कमेटी में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। सुरेश जी, आपके कुछ सुझाव, आप क्या सुझाव यहाँ पर देना चाहेंगे? सर एक तो मार्जिन का पार्ट है, कंप्लाइंस है ना, कंप्लाइंस एक्सचेंज की वो काफी कम होनी चाहिए। डेली कंप्लाइंस में इतना हम लोग शेड्यूल कंप्लायंस सर सेबी के अंदर आ गया, पहले एफएमसी के अंदर था, आप सेबी का आप जान रहे हैं किस तरह से सेबी रेगुलेट कर रही है चीज़ों को, तो उनके हिसाब से काम चल रहा है एक्सचेंज के। हालांकि एक्सचेंज भी यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, और भी बहुत सारी कमेटियाँ हैं जो सुझाव सेबी के पास चल सकती है, और जो कम्युनिटी सीडैक की जो कमेटी है उनके सुझाव काफ़ी सुने भी जाते हैं। तो उसके अंदर जो डीलिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो उसको वापस रीलॉन्च करना चाहिए वापस तो उसको थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया, तो हमको तो एक्सचेंज को बोल सकते हैं भाई एक्सचेंज आप उसको अप्रोच करिए, तो वो वापस क्या कॉन्ट्रैक्ट आए एक्सचेंज के अंदर अपने मार्केट के अंदर में, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाए, काम बढ़े, तो उसके अंदर में वो ओवरऑल एक मोमेंटम तैयार हो, काम बढ़ जाए, काम बढ़े, अपना वॉल्यूम बढ़े, एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़े। तो उम्मीद करते हैं। आप बताइए दिलीप जी, आपके क्या सुझाव हैं? मैं तो बिहार जी जो सुझाव दूंगा भी, ये नई मिलें लग रही है, इसमें मंडी टैक्स छूट है, पुरानी मिलें बंद हो रही है, तो इसकी एक समानता, एक सरकार में ये बात उठाई है भाई इसका मंडी टैक्स कम से कम हो, एक समान हो, तो पुरानी मिलें भी चले, और नहीं तो नई लग जाएगी, पुरानी बंद हो रही है, इसमें व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
मंडी टैक्स की बात राजस्थान में लगातार आती है क्योंकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता है, तो लगातार ये मंडी और टैक्स किसान शेष भी अभी नया चालू हुआ है, वो भी हटना चाहिए। और इससे गुवार में नहीं, ये तो सारी चीज़ों में, चने में क्या, ये मोट में, मूंग में नहीं मिले लग रही है, पुरानी बंद हो रही है। तो मंडी टैक्स में भी मेरा बहुत मानना बड़ा यही मुद्दा है, है। जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही जा रही, तो मंडी टैक्स में भी हो, तो कि बाकी राज्यों में अगर किसान माल लेकर जाएं, उससे अच्छा है कि यहाँ पर ही मंडी टैक्स में राहत दी जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले यहाँ के कारोबारियों को लेकर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ तो वहाँ के जो कारोबारी है, किसान है, पीओज है, उनसे सलाह भी लेता हूँ, उनके राय भी समझता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, तो उन्होंने जो 5 पॉइंट्स मुझे दिए थे कि ये इन चीज़ों पे आप चर्चा जरूर कीजिएगा। एक उन्होंने कही थी कि पोजीशन लिमिट को बढ़ाई जाए। जो पोजीशन लिमिट है, इस पर आप क्या कहेंगे सुरेश जी? क्या पोजीशन लिमिट बढ़ानी चाहिए? वो कम इन लोगों को लग रही है, नोखा के जो कारोबारी है ग्वार के। देखिए, पोजीशन लिमिट्स भी एक ऐसी चीज है जो हालांकि एक्सचेंज दोबारा हर बार सेबी को रिप्रेजेंट करती है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल सेबी ने एक्सचेंज के कई रिप्रेजेंटेशन के बाद ग्वार गम की पोजीशन लिमिट्स बढ़ाई थी। आई एम श्योर यहाँ पे लोग सहमत रहेंगे, क्योंकि ये बार बार हमें फीडबैक आ रही थी कई सारे मंचों से कि ये बहुत लिमिट्स कम है, और हम उनके पीड़ा भी समझते थे। तो हमने उस सेबी के सामने कई बार प्रस्ताव रखा, हालांकि पहले सेबी मान नहीं रही थी, लेकिन हमारे लगातार निरंतर प्रयास से, सेबी को समझाने से, सेबी की जो चेयरपर्सन है वो भी समझ गई और उन्होंने हमें पोजीशन लिमिट्स बढ़ाने की अनुमति दी है। पिछले साल की बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि इसमें और सुधार लेकर आ सकते हैं। एक और सुझाव था कि ये हम नोखा में बैठे हैं, तो नोखा एक बारानी एरिया आता है जो सिंचित क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर कोई सिंचाई होती नहीं है। तो जो ग्वार की खेती होती है वो पूरी ऑर्गेनिक तरीके से होती है, तो उसकी ब्रांडिंग इस तरह से की जाए ताकि इसको प्रीमियम भाव मिले। अब इस पर क्या कहेंगे? क्या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग भाव पॉसिबल है? क्या नोखा के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे प्रीमियम भाव मिले? देखिए, एक्सचेंज की जो वर्किंग है, और हमारी जो अनुभव है हमारे एक्सचेंज को देख के, या आप दूसरे सारे एक्सचेंजेस को इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो क्या होता है कि लिक्विडिटी एक साथ जुड़ जाता है उसमें। अगर आप उसको तोड़कर 2-4 में बनाएं, अगर ये सुझाव ऐसे आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बाजार के हित में नहीं है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट करोगे बाजार को, उससे लिक्विडिटी काफी स्प्लिट हो जाती है। तो अगर एकमात्र कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अभी जो वर्तमान में जो प्रीमियम डिस्काउंट का ये है एडिशनल लोकेशन के हिसाब से, तो वो पूरे बाजार के हित में है, ये हमारा मानना है। और हमने कई सारे अनुभव देखे हैं अंतरराष्ट्रीय और देशी एक्सचेंजेस में भी। ये रास्ते हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दिलीप जी, आप बताइए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कितनी पोटेंशियल है, और क्या ये यहाँ जो इसकी जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो छिपी हुई है? इसको और आगे वैल्यू को अनलॉक करने की जरूरत है। जो स्टॉक है यही डिमांड पूरी कर देते हैं, यही खप नहीं रहा है 2-3 साल से। इसके लिए तो मार्केट को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर जब तो पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड जैसे अभी कह रहे थे कि गम का सब्स्टिट्यूट भी है, अगर हम इसकी क्या खूबियां हैं, अगर इसे हम प्रमोट करें तो इसका मार्केट तभी तो बढ़ सकता है। सब्स्टिट्यूट जो आया वो कुछ नीचा है भाव उसका, तो वो खप रहा है अभी। लेकिन इसकी खूबियां जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, और उसके बदले कोई सिंथेटिक चीजें आ जाए, उससे तो बढ़िया कोई ऑर्गेनिक चीजों की ब्रांडिंग हो। नहीं, ब्रांडिंग तो ये क्या है कि मेन एक्सपोर्ट आइटम है ग्वार गम जो है, जो और इंडिया में लगभग महीने का शायद 3-4 हज़ार टन खप रहा है यहाँ। सर, बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ग्वार की, जिसमें चूरी, कोरमा, गम, तीनों की, इसमें कितनी पोटेंशियल है और इसे कैसे आगे ले जाया जा सकता है? इस पर आपके सुझाव भागरथ जी। कोरमा में तो प्रोटीन की मात्रा खूब है और कंटिन्यू एक्सपोर्ट भी हो रहा है भाई, और बढ़िया क्वांटिटी में हो रहा है। इसका अगर एक्सचेंज बढ़ेगा तो एक भाव की पैरामीटर बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इसकी मेरे को लग रहा है इसमें आगे बहुत बड़ी ग्रोथ है। इस साल थोड़ा सोयाबीन की ग्रोथ बढ़िया होने के कारण हो सकता है प्रोटीन में इसकी डिमांड थोड़ी कम रही है, लेकिन अभी सर्दी गई है, यूरोप कंट्री में वापस डिमांड आ जाएगी। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोरमा में। सुरेश जी, आपके कुछ सुझाव बाई प्रोडक्ट्स को लेकर? और तो लॉन्च होना चाहिए, तो उसके अंदर ये कमोडिटी बहुत बढ़िया कमोडिटी है, तो ये ग्वार के साथ में सपोर्ट भी मिलेगा और काम भी वॉल्यूम अच्छा निकल जाएगा, काम अच्छा होगा। पुखराज जी, आप ग्वार के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पोस्टर बॉय कह सकते हैं आपको ग्वार इंडस्ट्री के। आपके सुझाव क्या होगा इस इंडस्ट्री के लिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जूट कमिश्नर की जो कार्यशैली है वो ग्वार के लिए क्यों फ़ायदेमंद है कि यदि ये मौसमी है, मानसूनी है फसल, सिंचित इलाका तो 31% है, 69% तो असिंचित इलाका है। तो असिंचित इलाके में यदि बरसात नहीं हो, किसान खेती कर दे, उसको नुकसान हो जाए, ऐसे में बोर्ड देखता है कि उस किसान को हम कैसे सब्सिडी दें
कैसे हम उसको भाव दें और कैसे उसकी भरपाई करें, इसलिए बोर्ड का होना ज़रूरी है। जब ग्वार की इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो पहले एनसीडीएक्स की वॉल्यूम की बात है, उसमें विश्वास को बढ़ाना होगा। दूसरी बात, इसके अंदर नई नई खोजों को करना होगा। तो नई खोजों के लिए सरकार से हमें कुछ न कुछ चाहिए सब्सिडी। जैसे गम की खोज हुई तो ग्वार की फिर ग्वार का महत्व बढ़ा। इसी तरह से अभी जोधपुर की एक दो पार्टियों ने कोरमा से तेल निकालना शुरू किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो हो सकता है वो यदि सफल हो जाता है तो कोरमा के भाव और थोड़े आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यूएस में अभी चल रहा है कि कोरमा से जो टॉक्सिन है वो निकाल लिया जाए। तो कोरमा ये पशुओं के काम तो आ रहा है पर मनुष्यों के काम नहीं आ रहा। जिस दिन ये मनुष्यों के काम आ जाएगा, इसमें से टॉक्सिन निकाल लिया जाएगा, तो ये 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो भी बिक सकता है यदि इसका टॉक्सिन निकाल लिया जाए। तो उस पर कंपनियां लग रही है, पर भारत में नहीं लग रहे हैं लोग, वो इसलिए कि उनके पास आर्थिक जो उपलब्ध है वो कम है, तो उनको वो सहायता चाहिए। तो विश्वमोहन जी, जहाँ तक ग्वार की बात है, ग्वार के अंदर इसको उसका उत्पादन बढ़ाने में, खपत बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकार के योगदान की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, नई इंडस्ट्री को फ़ायदा, पुरानी को नुकसान, क्योंकि नई को सब्सिडी भी मिल रही है और कृषि कल्याण टैक्स में, कृषि मंडी टैक्स में छूट मिल रही है, तो पुरानी बंद होती जा रही है, नई लगती जा रही है। तो ऐसी बातों का मतलब आना बहुत ज़रूरी है और मुझे भरोसा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये सब बातें निकल कर आएगी। धन्यवाद। चलिए अब अपने बाकी जो मेहमान यहाँ पर बैठे हैं एक एक करके उनसे भी सलाह लेते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप कोई भी सुझाव है, सलाह है, आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव है, इंडस्ट्री के लोग भी है, या जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी अगर आपके कोई सवाल हो ग्वार से रिलेटेड तो वो सुझाव दे सकते हैं। जो मार्जिन की आप बात कर रहे थे कि मार्जिन 12% 13% जो भी चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सेबी हमें मार्जिन घटाने नहीं दे रही, तो आपकी अप्रोच क्या रहती है सेबी को? आप इन रिटर्न उनसे मांगते हैं या उनको लिखते हैं क्या कि मार्जिन जो पहले 5-6% था आज वो 13% है? देखिए, जो सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है वो आज के टाइम में वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम जितना जल्दी एक्सचेंज में अच्छा नहीं आएगा, उतना जल्दी इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम सबसे बड़ा कंसर्न है और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा यही सवाल है कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और जो मार्जिन जैसी डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्वालिटी के लेके कुछ, जैसे अभी जयपुर सेमिनार में बात हुई थी कि अलग से जो लोकल स्थानीय स्तर पे एक बोर्ड बने, तो वैसे कदम पे आगे जब इन रिटर्न जब आएगा तो पार्टिसिपेंट्स का कुछ भरोसा भी बढ़ेगा और एक्सचेंज में वॉल्यूम आएगा और सबका हित होगा। क्योंकि एक्सचेंज आने से सबसे बड़ा क्या है कि प्राइस डिस्कवरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज फार्मर से लेके मिलर है, आज हमें एक्सचेंज का रोल पता है। एक्सचेंज में आज हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें प्राइस है जो हम आज गवार लेते हैं तो एक्सचेंज के डिफरेंस से पूरे दिन हमें गवार मिल जाता है। तो वो एक्सचेंज के फ़ायदे भी बहुत है, लेकिन हम नहीं चाहते ये एक्सचेंज ऐसा ही रहे, क्योंकि एक्सचेंज से हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है जी। और वॉल्यूम्स, और अगर ऐसे वॉल्यूम्स देखते हैं तो हमें खुद में पीड़ा होती है, हमें बहुत पीड़ा होती है। देखिए, सबसे पहले का जो आपने पहला वाक्य कहा कि एक्सचेंज में क्या कर रही है, ये आपका पहला मुद्दा था। तो देखिए, एक्सचेंज बार बार सेबी को ये बताती है कि जैसे एसेट क्लासेस है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी, मैं सिर्फ ग्वार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें, या गोल्ड सिल्वर, जैसे भगीरथ जी ने कहा कि 5-6% में काम होता है, या दूसरे कमोडिटी जैसे करेंसी है, करेंसी में तो और कम मार्जिन लगता है वैसे जो लोग करेंसी में काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज हमेशा सेबी के सामने मुद्दा रखती है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अगर कमोडिटी मार्केट की जड़ देखे तो एग्रीकल्चर कमोडिटी है। अगर आप 2003 में, मैं आपको 21 साल पीछे लेकर जाना चाहता हूं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तभी तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को मन में रखते हुए इसकी स्थापना हुई थी। ये तो दूसरी बात है कि दूसरे नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज की भी अनुमति मिली और उनका वॉल्यूम वगैरह, क्योंकि इंटरनेशनल लिंक्ड है, उस वजह से वो थोड़े बहुत दूसरे लेवल पे चले गए। लेकिन अगर मुद्दे की बात देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज जब तक सक्सेस नहीं होती है, कमोडिटी मार्केट सक्सेस नहीं होगी। तो ये जागरूकता हम खुद सभी को देते हैं बार बार, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, गजेंद्र जी, जो आपने कहा कि एक्सचेंज में वॉल्यूम का चिंता आपने व्यक्त किया यहाँ पर, तो मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ कि वॉल्यूम की, देखिए वॉल्यूम अपने जगह पे है, लेकिन
वॉल्यूम जो मैंने अपने पिछले 21 साल के कार्यकाल में देखा है यहाँ पे कि वॉल्यूम एक तरीके से बाजार की जो वटगड़ है या जो उतार चढ़ाव है उसके साथ एक तरीके से लिंक्ड है। अगर मान लीजिए आपके हाजिर बाजार में कोई लेवाली नहीं है, वायदा क्या एक तरीके का दर्पण है, वायदा एक तरीके का आपके हाजिर बाजार का एक दर्पण है। आपके हाजिर बाजार में मूवमेंट नहीं है तो हो सके तत्कालीन वॉल्यूम पे थोड़ा असर पड़े, लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये बहुत एक ऐसा एक टेम्पररी फेज से बाजार गुजर रहा है। मान लीजिए कहीं भी बाजार जाता, हालांकि मैं कोई भाव का संकेत नहीं दे रहा हूं, बाजार किस तरफ भी मुड़ पड़े, चाहे ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, तो मैं समझता हूं कि दोबारा लोगों का हेजिंग रिक्वायरमेंट और पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ेगा। तो मैं आपको जस्ट एक ही कहूंगा कि बी पेशेंट, यानी बाजार को अपने स्तर पर चलने दीजिए। जहां पर बाजार में थोड़ी मूवमेंट आती है, वॉल्यूम और लोगों का भागीदारी अपने आप आएगा। बाई और सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। एक साथ यदि क्लाइंट 100 टन कम उठाना चाहते हैं तो उसको 20 रुपये जाके ऊपर मिलता है। बाजार में कोई चाल या कोई मूवमेंट दिख नहीं रही है, जो एक छोटे दायरे में बाजार घूम रहा है पिछले कई महीनों से। तो हो सके इस वजह से थोड़ी पार्टिसिपेशन कम हुई हो, क्योंकि लोगों को हेजिंग में भी कुछ ये नहीं दिख रहा है, मोटिवेशन नहीं दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो आप समस्या बोल रहे हो वो इसी के कारण है। और जैसे ही थोड़ी मूवमेंट आ जाती है, मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन दोबारा, भागीदारी दोबारा आएगी, पार्टिसिपेशन आ जाएगी। और जैसे जैसे अब मान लीजिए ऑप्शंस का भी कॉन्ट्रैक्ट को हमें सेबी अप्रूवल दे देती है, तो मैं समझता हूँ ये ग्वार को एक दूसरे चरण में लेके जाएगा। आप थोड़ी माने क्या कहते हैं, थोड़ा पेशेंट रहिए कि जैसे ही बाजार में थोड़ी चाल आती है और साथ साथ अगर ऑप्शंस की भी हमें अनुमति मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अगले चरण में जाएगा ग्वार की वॉल्यूम। ग्वार यहाँ के लोगों के दिल में बसता है, गोल्डन कमोडिटी है, हर कोई इसमें तेजी चाहता है। पिछले कुछ समय से काफ़ी सीमित दायरे में हो रहा है, तो लोगों को इसकी चाल पसंद ना आ रही हो, बहुत सारे उनके पास कई सारी शिकायतें होंगी। लेकिन हर एसेट क्लास का अपना दौर होता है, तेज़ी मंदी आती रहती है। धैर्य रखिए, इसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आने वाला भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा, यही हम कामना करते हैं। इसी नोट के साथ कमोडिटी महापंचायत की नोखा के इस महापंचायत को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। इसी नोट के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को।